नमस्कार साथियों, वंदे मातरम। आपसे निवेदन है स्वदेशी सेना चैनल को अधिक से अधिक वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपसे निवेदन है कि डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा जी की आगे की रणनीति क्या है इस क्रांति को लेकर के। आइए सुनते हैं डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा जी को। और अब हमें क्या करना है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा मकसद ये है यहाँ पे डिस्कशन करने का कि हमारा अगला स्टेप क्या है। आंदोलन लड़ना है, हमें जिन ताकतों के खिलाफ आंदोलन लड़ना है, मुझे ऐसा लगता है कि वो लड़ाई कागजों से ऊपर जा चुकी है। ठीक है, जब लोग आप लड़ते हैं, जब नीलेश ओझा जी लड़ते हैं वहां पर कोर्ट में, तो जज साहब अपने आप को क्वारंटाइन करके बैठ जाते हैं कि मैं नहीं सुनता, बताओ क्या करोगे। लेकिन जब लोग सड़कों पर उतरने लगते हैं तो जज साहब ठीक भी होके आ जाते हैं। और असली जो खेल है वो ये है कि ये देखना चाहते हैं अपन कब तक चुप रहेंगे, कितने लोग बोलेंगे और क्या बोलेंगे। जिनकी लड़ाई अपन लड़ रहे हैं, अवेकन इंडिया मूवमेंट के लोग जो खड़ा होकर के बात कर रहे हैं, जो जनता सरकार मोर्चा के लोग खड़ा होकर के बात कर रहे हैं, उन लोगों की जिनकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको पता भी है कि नहीं कि ये लोग तुम्हारे लिए सर बढ़ाने को खड़े हुए हैं। मतलब मुझे नहीं लगता कि जितने लोग यहां बैठे हैं किसी का कोई अपना व्यक्तिगत बहुत बड़ा स्वार्थ होगा, क्योंकि ये वो लोग हैं जो अपने अपने कामों में पहले से कहीं ना कहीं एंगेज थे। और एक मूवमेंट आया जब उनको रियलाइज कराया गया या उनको हो गया, या किसी के कोई कर्म थे, उनका कोई ज्ञान था कि उनको प्राप्ति हो गई उस ज्ञान की, कि भाई नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप दूसरे के बच्चे का भला किए बिना अपने बच्चे का भला नहीं कर पाओगे। आप अपने समाज को बचाए बिना खुद को नहीं बचा पाओगे। तो इसीलिए ये लोग सड़कों पर उतरे। और जो लोग सड़कों पर उतरे, फिर वो सारे के सारे पागल इकट्ठे होते होते अब जो है वो अपना काफिला, अपना कारवां बढ़ा रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी जो मैं लैगिंग बिहाइंड जो मतलब पॉइंट समझता हूं, जहां हम पीछे हैं, वो है कि जिनके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं उनको हम उस लेवल पर समझा नहीं पा रहे, उनको हम उस लेवल पर जोड़ नहीं पा रहे। हर आदमी, यहां बैठा एक एक आदमी और दुनिया में कहीं भी सुन रहा एक एक आदमी, केवल तब साथ आएगा जब उसका व्यक्तिगत स्वार्थ हल हो रहा होगा। यहां हमारे को सबके बैठे के व्यक्तिगत स्वार्थ हल हो रहे हैं। मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ है कि भाई मेरे को दर्द है, मुझे नहीं नींद आती है रात को लोगों को दुखी देख करके। मेरा ही व्यक्तिगत स्वार्थ है ये, और हमारा ही व्यक्तिगत स्वार्थ है कि हम अपने समाज को बेहतर देखना चाहते हैं। तो उन लोगों के स्वार्थ छोटे छोटे से हैं बेचारों के। नौकरी का स्वार्थ, बेटे की स्कूल की फीस का स्वार्थ, उनके स्कूल में जाने का स्वार्थ, और हाजिरी लगने का, बस में जाने का, पैसा नहीं होगा तो क्या होगा, बस नहीं होगी तो क्या होगा। अब उनके स्वार्थों को कैसे सॉल्व करेंगे, उन तक कैसे पहुंचेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि तंत्र ने, कौन से तंत्र ने, जिस तंत्र ने ये जाल बिछाया, जिसने ये लॉकडाउन लगाया और जिसने आगे का प्रपंच रचा हुआ है, उस तंत्र ने ये कहा, ये सोचा कि इन लोगों की सारी चीजों को पेट के साथ जोड़ दो और उसके बाद इनसे आप जो मर्जी करवा लो। पेट के साथ जोड़ने के बाद करवा लो। अब आप हेल्थ है, आप बीमार हो जाते हो, बिना पैसे के नहीं गुजारा होता है। किसी आम आदमी से पूछिएगा कि भाई तू पैसा क्यों जोड़ रहा है, वो बोलता है कभी इमरजेंसी आ जाए। कौन सी इमरजेंसी आएगी कि क्या पता घर में कोई बीमार पड़ जाए। मतलब उसकी सबसे बड़ी इमरजेंसी यही है कि कभी उसे पैसे की जरूरत, बीमारी में जरूरत पड़ने वाली है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम अपने साथ जोड़ने वाले आदमियों की, इंसानों की, यानी जिनको हम जोड़ना चाहते हैं, अगर हम उनकी जिंदगी की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स का छोटा छोटा सीधा सिंपल सॉल्यूशन उनके आसपास प्रदान करने का उनको आइडिया भी दे दें या कुछ करके भी दिखा दें, तो मुझे लगता है उनके अंदर भी वैसी ही अवेकनिंग आ जाएगी जो यहां बैठे हुए सारे अवेकन लोगों के पीछे है। अब ये काम कौन करेगा, ये काम कौन करेगा? ये काम वो करेंगे जो ऑलरेडी इस तरह की जिंदगी को जी रहे हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, मैंने वो जिंदगी जी
से उड़ीसा से आए हुए भाई साहब, मैं नाम भूल गया, मृत्युंजय दास, हाँ अब याद आ गया। तो जैसे मृत्युंजय जी ने कहा कि हम आयुर्वेदा पे काम कर रहे हैं, हम उन संस्कारों पे काम कर रहे हैं, यानी आप उस बच्चे की शिक्षा, उसकी हेल्थ, उसका आचार व्यवहार, उसकी रसोई, उसका खेत, उसका पशुधन, इन सबको जोड़ दो ना, एक कलेक्टिव मोड बना दीजिए ना। जब कोई आयुर्वेद का आदमी जब बीमारी पे बात करने आए तो इन षड्यंत्रों पे भी कर जाए, जब उसके बच्चे की शिक्षा पे बात करने आए तो इनको भी बता जाए, जब कोई और मुद्दे पर बात करने आए जब ये बता जाए कि जिंदगी कैसे चलनी होती है। और सुखी लोग कौन हैं? बहुत पैसे वाले लोग हैं या वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगियां दूसरों के नाम कुर्बान कर दी और समाज के लिए काम किया? क्यों हम अपने बच्चे को पैसों के लिए, गाड़ियों के लिए, बंगलों के लिए तैयार कर रहे हैं जिंदगी के लिए? हम क्यों नहीं उनको खुशी के लिए तैयार कर रहे? हम क्यों नहीं उनको समाज के लिए तैयार कर रहे? ये बातें समाज को बताने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और मुझे लगता है इसके लिए सबसे ज्यादा जो जरूरत पड़ेगी वो होगी हमारी अवेकनिंग की, हमारे टाइम की, हमारी सिरदर्दी की, हमारी हेडेक की। हमें सबसे पहले ये सोचना होगा, आप हरियाणा में देखिए, हरियाणा के अंदर जो योद्धा लगे हुए थे, अब उन्होंने अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया। जिस टाइम पे कोर्ट का वर्डिक्ट आता है उससे पहले हरियाणा अपना वर्डिक्ट दे चुका था, नहीं मानते तुम्हारी बात, जाओ हमारा स्कूल खुलेगा, 28 तारीख से हमारे स्कूल खुलेंगे। सरकार जैसे ही हमने ऐलान किया 28 तारीख से स्कूल खुलेंगे। साथियों ध्यान रहे, इन क्रांतिकारियों का समर्थन करने के लिए 12 मार्च को दिल्ली पहुंचिए। अब आइए आगे सुनते हैं शिक्षा मंत्री जी ने क्या कहा। सरकार का शिक्षा मंत्री आगे कहता है हम 3 तारीख से खोल तो रहे हैं, क्या जरूरत पड़ी है? हमारे ऐलान के बाद वो बोलते हैं, हम कहते हैं नहीं मानते तुम्हारी, हम डीसी दफ्तर जाएंगे और तुमने अगर हमको रोका तो हमारी ट्रॉली तुम्हारे दरवाजे के बाहर खड़ी होएगी, तुम हमको अंदर नहीं जा रहे हो, हम तुमको बाहर नहीं आने देंगे, आके दिखाओ तुम्हारी मजाक। अब कैसे इनको पता लगा तो हरियाणा सरकार ने भी कह दिया ठीक है जी, हम सारी रिस्ट्रिक्शन हटा देते हैं, कोई टेंशन नहीं है, अब जहां मर्जी जाओ, जो मर्जी करो, लगाओ ना लगाओ, दिखाओ ना दिखाओ। लेकिन कमीनेपन की हद देखिए, कागजों में कह दिया रिस्ट्रिक्शन हटा दिए, लेकिन स्कूलों के प्रिंसिपल को वहां स्पेशली फोन करके डंडा किया जाता है कि तुम बच्चों को लगवाते क्यों नहीं हो। हमें पता लगता है कि चुपचाप मास्टरों ने जबरदस्ती लगा दिया, मास्टरों ने लगा दिया, ऐसे हरामखोर हो गए मास्टर। मतलब शिक्षक जिसका काम था समाज को दिशा दिखाने का, वो आदमी आज राक्षस बन के काम कर रहा है। अभी पता लगा मुझे, अभी मैं जब फोन देख रहा था, साहिल जब बोल रहे थे उससे पहले की बात, में मोबाइल खोला हुआ था, एक टीचर की गाड़ी चलाते हुए सुबह आज स्कूल में जाते हुए हार्ट अटैक से मौत हुई। पुलिया में टकराने से वो जो उसके साथ टीचर बैठे थे दूसरे, और उनका सिर में चोट लगी, वो भी आईसीयू में भर्ती है, गंभीर चोटें हैं। एक बार दिल में आने को हुआ था कि ठीक हुआ इस राक्षस के साथ, पर नहीं आ पाया। वही दर्द फिर आ गया कि नहीं यार, है तो अपने बीच का ही, कैसे गाली देते हैं इसको। इसने गलती करी थी तो क्या हम भी वही गलती करें कि हम इसको भी, उसके लिए भी गलत भावनाएं लें? हमसे होता ही नहीं, होएगा ही नहीं। हमें तो ऐसा लगता है कि नहीं, उसके साथ भी गलत हुआ। और मुझे ऐसा लगता है कि उस टीचर को भी मालूम नहीं था कि मैं गलती से या अनजाने में राक्षस बना हुआ हूं, अनजाने में अपने ही बच्चों का सत्यानाश कर रहा हूं, अगली पूरी पीढ़ी को खत्म कर रहा हूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ऐसे लोग जिनसे उम्मीद करता है समाज, जिनको हम पढ़ा लिखा बोलते हैं, जिनको मृत्युंजय भाई बोलते थे कि सो कॉल्ड पढ़े लिखे, एजुकेटेड, डिग्रीधारी, उनको भी खुद से समझना होगा कि साधारण जिंदगी कैसी होती है और पढ़े लिखे लोगों की जिंदगियां कैसी है। एक बार थोड़ा लगा लो हिसाब, शहरों में जाकर गांव के लोगों से पूछ लो कि तुम ज्यादा अमीर हो कि वो ज्यादा अमीर हैं। एक बार ये भी समझना होगा कि जितने वकील हैं उनको भी पकड़ के बाजू एक बार झकझोरना होगा कि ये जो नीलेश है ये कोई अलग मिट्टी का थोड़ी बना हुआ है, ये जो साहिल है ये कोई आसमान से थोड़ी उतरा है, ये तो बेचारा वैसे भी बढ़िया का बाड़क है। हमारे हाथों में आगरा पानी तो नरम है आगरा, पर जब ये बोलता है भाना भाई तो लगता तो नहीं। मतलब ये है कि पढ़ा लिखा होना एक अलग चीज है
चीजों को समझना एक अलग चीज है, समाज के लिए जीना अलग चीज है। और मुझे लगता है हम लोगों को यही करना है। हम जो कर रहे हैं वो थोड़ा आपके सामने रख देते हैं। हमने गांव गांव जाना शुरू किया। जनता सरकार मोर्चा नाम का एक संगठन बनाया जिसका कोई प्रधान नहीं, जिसकी कोई कमेटी नहीं, कोई कमेटी नहीं है। कमाल की बात यह है, बिना संगठन बनाए लोगों को संगठित करना है। हर वो आदमी जो समाज के साथ जुड़ना चाहता है, समाज के लिए कुछ करना चाहता है, वो जनता सरकार मोर्चा है। इसीलिए हमने इसका नाम इस तरह का रखा कि जनता ही सरकार है। यही आइडिया देना है और लोगों को सिर्फ उनकी ताकत बता देनी है। जैसे अभी जितने लोग आए और जितना काम हुआ अभी तक, जो योहान भाई ने, पूरी टीम ने, अवेकन इंडिया मूवमेंट ने जितना काम किया, उसका सबका निचोड़ केवल इतना सा है कि एक बार घर से निकल के अफसर से पूछो तो सही तेरी हिम्मत कैसे हो गई, इतने में ही कांपने लग जाता है बेचारा। उसकी 2 RTI लगा दो, वो उतने में ही हाथ जोड़ता घर पहुंच जाएगा, क्योंकि इतने खपलेबाज हैं। नैतिक पतन इतना हुआ पड़ा है, चारित्रिक पतन इतना हुआ पड़ा है, इतने भ्रष्टाचार में यहां गले तक डूबे हुए हैं ये लोग कि इनके एक एक काम में इतने घपले हैं कि ये सरकारों ने इसीलिए दबा रखे हैं। ये इनके ऊपर जबरदस्तियां इसलिए कर रही है क्योंकि ये भ्रष्टाचारी हैं। तुम हमारे हिसाब से काम नहीं करोगे तो तुमको लपेट के जेल में डाल देंगे। अगर जनता ये कहने लग जाए कि तुम अगर हमारे हिसाब से काम नहीं करोगे तो तुमको हम भी जेल में डालेंगे बेटा, उसी दिन समझ में आना शुरू हो जाएगा कि भाई ज्यादा ये लोग हैं, इनके साथ लग जाओ, बच जाओगे। वो तो क्या है, नेता तो एक है, अफसर मंत्री तो एक है, जनता तो लाखों लोग हैं, जहां जाएगा वहीं गला पकड़ेंगे। लोगों को समझाना है, उनको आईना दिखाना है। हमने गांव गांव में कमेटियां बना दी, अपने अपने गांव में सबने 21-21 आदमियों की कमेटी बना दी, अपना डिक्लेयर कर दिया खुद से कि भाई ये कमेटी है, गांव में किसी को भी दिक्कत हो जाएगी ये कमेटी जाएगी, टेंशन ही खत्म, कहीं नहीं जाना है। डिस्ट्रिक्ट वालों की अलग बना दी, डीसी से मिलने के लिए 5 आदमी आ रहे हैं, कलेक्टर साहब को आदेश दे दिया। अब हमारे हरियाणा की जनता कलेक्टर से रिक्वेस्ट नहीं करती, आदेश देती है। वो ऐसा बोलती है, नौकरों तुम, वो बोलते हैं नौकरों तुम, नौकरों की तरह बिहेव करो। हालांकि हम नौकरों से बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, हमारे संस्कारों में ये नहीं है कि हम तुम्हें गालियां दें, तुम्हें धमकाएं, लेकिन फिर भी तुम अपनी औकात में रहो। हम आदेश दे रहे हैं कि तुम्हें ये सब करना है, और फिर वो समझ में आ जाते कि यार अब जाऊं कहां जाऊं। लेकिन धीरे धीरे चीजें ऐसी हो गई हैं कि अब हमें हमारे लोगों के ऊपर शिकंजे कसने शुरू हो गए कि पता करो इसकी बहन कहाँ ब्याह रखी है, पता करो इसके और घर में कौन क्या क्या बिजनेस चलता है, और पता करो। तो मैंने तो अपने पिताजी को बोला था अभी 3 दिन पहले, मैं पापा जायदाद से बेदखल करने का टाइम आ गया है। लिखवा दो अखबार में कि हमारा बेटा हमारे कहने में नहीं है, ये जो करता हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। देखो यही करना पड़ेगा, अगर समाज को जिंदा रखना है तो हमें अपने आप को मारना पड़ेगा। खुद को मारे बिना आप, ये मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को ना मिट्टी में मिलके वो खाद बननी पड़ेगी जो वो बीज उगेंगे जो आने वाले वक्त में पीढ़ियों के लिए। ऐसा महसूस होता है अंदर से। तो ऐसा लगता है कि ये उम्मीद मत करिएगा, मैं तो अपने साथ जुड़ने वाले हर आदमी के लिए यही कहता होता हूं कि भाई ये उम्मीद मत करना कि मेरे साथ लग के तुझे कुछ हासिल हो जाएगा। मैं ये मानता हूं कि इस पीढ़ी को यूं का यूं अपने आप को मिट्टी में मिलाना पड़ेगा, तो अगली पीढ़ी के लिए आजादी के बीज बो पाएगा। तो हमने फिर जिला की कमेटियां बना दी। अब हमारे पास हर जिले में 50-50, 100-100 आदमी हैं। ऐसे नहीं है कि टीम में मेंबर हैं, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, 20 लोग बुलाते हैं, ऐसे पागल 40 आते हैं। हम कहते हैं यार तुमको 20 बुला रहे, कहते कोई नहीं जी, क्या होगा, आएगा तो और जरूरत पड़ जाए। मैं कहा कोई बात नहीं। ये भी पूछे कि तुम 40 में से जेल में कौन सा जाने को तैयार हो, कहते सारे आए इसलिए हैं। मरने को कौन पर तैयार हो, कहते जी आए सारे इसलिए हैं। मैं कहा अगर 10-12 दिन धरना देना पड़ जाएगा, 10-12 महीने दे लो थे, अब घर बार छोड़ के आने को तैयार है। तो अब हमने दिन में जिला की कमेटियां बनानी शुरू करी। अब 2-3 दिन गांव में गए, फिर जिला की कमेटी बना दी, 2-4 दिन जितने गांव में जा पाए जिला की कमेटी बना दी, और फिर रात में उनकी गोरिल्ला ट्रेनिंग चल रही है जिसकी कहीं टेलीकास्ट नहीं होता है।
कि अगर मान लो कल को ये योहान को पकड़ के जेल में डाल दे, कल को ये अमर राय को पकड़ के लटका दे, कल को देवेंद्र को पकड़ के फांसी चढ़ा दे, तो एक की जगह 100 निकल के आएंगे अंदर से। ये मत सोच लेना तुम लोग। कहीं तुम ये सोच रहे हो कि ये अवेकन इंडिया मूवमेंट और ये जनता सरकार मोर्चा ये 4 आदमी हैं, इनके कितने आदमी और मरने के लिए तैयार है, इसका अंदाजा सरकारों को नहीं होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नीम का पत्थर होते हैं, और मुझे लगता है कि वो लोग कभी चेहरा सामने नहीं लेकर आते। हम जैसे लोगों का सौभाग्य होता है कि जनता के लोगों का प्यार भी मिलता है, सम्मान भी मिलता है, और उनको थोड़ा चेहरा भी चमक जाता है, 2-4 शब्द बढ़िया बोलने आ जाते हैं तो स्टेज पे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके योगदान को, जो बंद कमरे में बैठ के हमारे लिए वो कागज तैयार कर रहे होते हैं, जो बैठ के अलग से अपना, अभी भी इस वक्त भी जब हम यहाँ बैठे हुए हमारी वीडियोस बन रही हैं, उस वक्त भी वो लोग बैठ के गांव में अपने लेवल पे चौपालों में काम कर रहे हैं। सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद करना चाहूंगा कि इस मूवमेंट को इतना बड़ा कर दिया। और आप लोगों को भी मैं यही कहना चाहूंगा अपने इस बातचीत के माध्यम से कि 24 के 24 घंटे, मतलब मैं ऐसा नहीं था जैसा मैं अब हूं, बड़ा ऐश करने वाला ही बच्चा था। महीने में 4 ही दिन काम किया करता था, 4 ही लोगों से मिलता था, फालतू बाकी के 15 दिन पहाड़ों में रहता था, कुदरत के साथ रहता था, फालतू चक्करों में कभी पैसे वैसे के चक्कर में पड़ा नहीं, कभी बचत करी नहीं एक पैसे की, क्योंकि पता था सब कुछ कुदरत कर ही रही है। इसीलिए फिर जब आज यहाँ आना पड़ता है तो स्पॉन्सर ढूंढने पड़ते हैं। है नहीं ये भाई, कुछ अपने पास कोई बुला रहा है तो टिकट भेज दो तो आ जाएंगे, नहीं तो नहीं, बस की बात है। बट स्टिल वी आर हैप्पी, क्योंकि हमने कभी अपने लिए जिया नहीं। और जब हम समाज को ये देके जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है कि जो ये लोग इकट्ठे हुए हैं पागल से, ये लोग समाज को ये देके जाएंगे कि अपने लिए जिए तो क्या जिए हैं। समाज में यहाँ जो मिला है समाज से ही मिला है, और मुझे लगता है अपनी जिंदगी यहाँ अर्पित करना है। यही खुद समझा है, यही औरों को समझाते हैं, और यही अगली पीढ़ियों को समझाना है। बाकी बातें मुझे लगता है दोबारा फिर मौका मिलेगा, फिर कहेंगे। एक ही टाइम में सारा टाइम नहीं लेता, तो अगली बार नहीं तो टाइम नहीं देगा अंबर भाई। अपनी बात जल्दी खत्म करता। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय राजीव भाई दीक्षित जी ने कहा था, वक्त कम है, जितना दम है लगा दो। कुछ लोगों को मैं जगाता हूँ, कुछ लोगों को तुम जगा दो। तो आइए साथी, इसी उद्घोष के साथ इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। मैं राज स्वदेशी, सतना, मध्य प्रदेश।